हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। सो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। द हिंदू इंग्लिश न्यूज़पेपर। सो लेट्स सी। पहले हम लोग वोकैबलरी करेंगे एंड देन वी विल डू आर आर्टिकल। सो हमारा फर्स्ट वर्ड है केटर। केटर का मतलब होता है आपकी कोई डिमांड है, ठीक है, आपको कुछ सामान चाहिए, आपकी कोई नीड है, आप कुछ चाहते हैं, आप कुछ डिमांड कर रहे हैं और उस डिमांड को प्रोवाइड कर देना, वो चीज़ आपको सप्लाई कर देना, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ केटर। बहुत सिंपल है। तो आपकी जो नीड है, आपकी जो ज़रूरत है, उसको हमने फुलफिल नहीं बोलेंगे, मैं फुलफिल को थोड़ा अवॉइड करेंगे, क्योंकि फुलफिल का मतलब होता है आपकी जो डिमांड, आपको जो चाहते थे अब उस चीज़ से आप सेटिस्फाइड हैं। केटर का मतलब है प्रोवाइड करना। अब आप सेटिस्फाइड हैं कि नहीं, ये थोड़ा अलग बात हो गई ना। आई होप आप समझ रहे हैं। केटर मीन्स टू प्रोवाइड एंड सप्लाई। प्रोवाइड और सप्लाई दोनों एक ही चीज़ हो गई। वो चीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है, आप सप्लाई किए जा रहे हैं। अब आप उस जो आपको सप्लाई किया गया उससे आप फुलफिल होते हैं, आप उससे सेटिस्फाई होते हैं, तब हम उसको फुलफिल बोलेंगे। तो केटर का मतलब सिंपली हो जाएगा प्रोवाइड करना, सप्लाई करना, जो लोगों की ज़रूरत है, जो डिमांड है उनकी, चाहे वो फूड हो, कोई सर्विस हो या फैसिलिटी हो। सिनोनिम्स प्रोवाइड हो गया, सर्व हो गया, सप्लाई हो गया। सो दिस चैनल, अब देखो मीनिंग समझो। दिस चैनल केटर्स टू इंग्लिश लर्नर्स इन इंडिया। अब ये एक चैनल है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं स्टूडेंट, उनकी जो डिमांड है वो सप्लाई कर रहा है, लेकिन अब उनको सेटिस्फाई करवा पा रहा है कि नहीं करवा पा रहा है, वो थोड़ा डिफरेंट हो गया ना। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या सब आपको आपकी डिमांड्स को फुलफिल कर पा रहे हैं? नहीं। तो इसीलिए हम थोड़ा सा फुलफिल को हम समझ रहे हैं इसके कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। सो अब मैंने यहाँ पे बोला ये जो चैनल है ये केटर करता है इंग्लिश लर्नर्स की जो डिमांड है, जो उनको चाहिए वो प्रोवाइड करता है, और आई होप कि केटर भी करता है एंड फुलफिल भी करता है। ये आई होप आप लोग को ऐसा लगता हो। द कोर्स इज डिजाइंड टू केटर टू बिगनर्स। केटर टू मतलब कि जो बिगनर्स हैं उनको प्रोवाइड, मतलब उनको जो उनकी डिमांड है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, उनको वो सप्लाई किया जा रहा है। ये इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। अब देखो, अब 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों की अलग अलग डिमांड्स हो सकती हैं ना, तो हमने उनको दिया, प्रोवाइड किया। अब कितनों की डिमांड सेटिस्फाई हुई, कितनों की नहीं हुई, तो वहाँ पे हम फुलफिल वर्ड यूज़ करेंगे। क्या आप कह सकते हैं हाँ यार ये कोर्स ने तो मेरी डिमांड को फुलफिल कर दिया, मीन्स मुझे सेटिस्फाई कर दिया, तो फिर हमने वहाँ पे सेटिस्फाई यानी फुलफिल वर्ड यूज़ किया। केटर मीन्स सिंपली प्रोवाइड कर दिया आपको, ठीक है। केटर के साथ में जब हम पर्सन की बात करते हैं, किसी व्यक्ति की, जैसे अब लर्नर जो है ये स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स कौन है? लोग हैं, पीपल हैं, है ना, पर्सन है ये। तो उसके साथ में हम प्रपोजिशन टू लगाते हैं, केटर टू, ठीक है। केटर टू बिगनर्स। बिगनर्स कौन है? स्टूडेंट्स ही तो है ना, लोग ही तो है ना, तो हम वहाँ पे केटर टू का इस्तेमाल करते हैं। केटर इज योर वर्ब। केटर क्या है? वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? ग्रिड लॉक्ड। ग्रिड लॉक्ड मतलब ग्रिड लॉक हो गया, पूरा जाम हो गया है। मतलब चक्का जाम जैसे बोलते हैं ना, कि कोई भी हिल भी नहीं पा रहा है, कंप्लीटली स्टक। और स्पेशली हम इसे हैवी ट्रैफिक के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पे कोई हिल ही नहीं पा रहा है, तो वहाँ पे हम ग्रिड लॉक्ड बोलेंगे, ठीक है। ये तो लिटरल मीनिंग हो गया इसका, हैवी ट्रैफिक है, कोई हिल ही नहीं पा रहा, एकदम जाम लगा हुआ है, तो वो हो गया लिटरल मीनिंग। या फिर कोई एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि उस सिचुएशन का कोई सॉल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा फिगरेटिव सेंस में हो गया, वहाँ भी हम ग्रिड लॉक यूज़ कर सकते हैं। एट अ स्टैंड स्टिल मतलब सब कुछ ठहर गया है, कुछ मूव नहीं हो पा रहा है, ब्लॉक हो गई हैं चीज़ें, स्टक हो गई हैं, डेड लॉक हो गया है। ड्यू टू एन एक्सीडेंट द हाईवे बिकेम ग्रिडलॉक्ड। तो एक्सीडेंट के कारण जो हाईवे था वो कैसा हो गया? एकदम जाम हो गया, मतलब बिल्कुल भी जो व्हीकल थे वो मूव नहीं कर पा रहे थे। तो ये तो लिटरल मीनिंग हो गया है ना, जो वास्तविक इसका अर्थ है एकदम जाम हो जाना, ठप हो जाना। और अब देखो ये फिगरेटिव है। द पार्लियामेंट इज ग्रिडलॉक्ड ओवर द न्यू लॉ। अब न्यू लॉ आया है और उस चीज़ को लेके जो पार्लियामेंट है वो ग्रिडलॉक्ड हो गया है, मीन्स
कोई बात आगे ही नहीं बढ़ पा रही है, कोई कंक्लूजन ही नहीं निकल पा रहा है, एक मतलब चीज़ ठप हो गई है, कुछ आगे प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, कोई किसी भी आंसर पे नहीं पहुंच पा रहा है, कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहा है, तो वहां पे भी हमने क्या बोल दिया, ग्रिड लॉक्ड बोल दिया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। हम इसे अपना लिटरल मीनिंग या फिर हम फिगरेटिव दोनों सेंस में यूज कर सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल सा वर्ड है, फ्लीट। फ्लीट हम ग्रुप को कहते हैं, और वो ग्रुप किसका, वाहन जो होते हैं आपके, व्हीकल्स जो होते हैं, शिप्स है या एयरक्राफ्ट है, तो उसके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, फ्लीट कहते हैं। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक इम्पॉर्टेंट शब्द है ये, तो हम ध्यान रखेंगे। ग्रुप ऑफ शिप्स, व्हीकल्स और एयरक्राफ्ट। तो सिटी हैज़ अ लार्ज बस फ्लीट, मतलब बहुत सारी बसेस हैं। सो ग्रुप ऑफ को हम लोग फ्लीट कहते हैं। तो बसेस हो गया, ट्रेन हो गया, जो भी है मूविंग आपके जो मोबिलिटी के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। द पुलिस फ्लीट वॉज डिप्लॉयड अक्रॉस द सिटी। तो पुलिस फ्लीट का मतलब पुलिस की जो कई सारी गाड़ियां थी वो अक्रॉस मतलब ऑल ओवर द सिटी में डिप्लॉय किए गए, वहां पे भेजे गए, वहां पे तैनात किए गए। डन है, फ्लीट आपका ग्रुप को बता रहा है, तो ऑब्वियसली ये एक नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रॉम्प्टेड। प्रॉम्प्टेड का मतलब क्या हुआ, हमने इसको ईडी में यूज किया गया है, तो ये ऐसा पास्ट पार्टिसिपल, बट हम इसे वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो और ये पास्ट पार्टिसिपल कोई भी सेंस हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉम्प्ट है तो ऑब्वियसली वर्ब ही है ना, बट एडजेक्टिव भी हो सकता था, कोई इशू नहीं है। तो प्रॉम्प्टेड मतलब समथिंग हैपेंड दैट मेड अ पर्सन टेक एक्शन। अब समझो, कुछ ऐसा हुआ, कुछ हुआ, कोई चीज हुई जिसने आपको उकसाया, जिसकी वजह से आपके वो रिएक्शन निकल के आया। एक्शन का रिएक्शन जो होता है ना, तो द एक्शन ने प्रॉम्प्ट किया, फिर आपका वो रिएक्शन निकल के आया, उसने क्या ना कॉज बना वो उस चीज का कारण। तो कारण क्या बना भाई, प्रॉम्प्ट कैसे हुई ये चीज, क्यों, द सिचुएशन प्रॉम्प्टेड अर्जेंट एक्शन। तो ये सिचुएशन, ये जो सिचुएशन है, जैसे कि आजकल हमें देखने के लिए मिलता है कि अभी आई थिंक किस चीज का सीवर की वजह से वो जो गड्ढा खोदा हुआ था, और उसमें वो HDFC के जो आई थिंक मैनेजर थे, कौन थे, वो गिर गए और उनकी वहाँ पे मृत्यु हो गई। तो ऐसी सिचुएशंस क्या कर रही हैं, हमें ट्रिगर्ड कर रही हैं, हमें मोटिवेट कर रही हैं, हमें उकसा रही हैं कि भाई बहुत ज़रूरत है हमें, हम चीज़ों को, पब्लिक सेफ्टी को लेके ये चीज़ बहुत क्या हो गई है, अर्जेंट है, इसके ऊपर में एक्शन लेना बहुत अर्जेंट है। क्योंकि ऐसी सिचुएशंस हमें देखने के लिए मिल रही हैं। वो नोएडा में वो जो गाड़ी पे जो लड़का आ रहा था, उनकी जो गाड़ी है वो क्या था, वो सीवर टाइप का समथिंग था, जिसमें उनकी गाड़ी फंस गई थी और कितने घंटों के बाद में फिर उनकी मृत्यु हो गई। तो ये सिचुएशन प्रॉम्प्ट कर रही है, ये ट्रिगर्ड कर रही है, ये मतलब और एंकरेज कर रही है कि भाई आपको अब एक्शन नहीं लोगे तो कब एक्शन लोगे। तो ये सिचुएशंस क्या कर रही हैं, कुछ हुआ जो आपको मोटिवेट कर रहा है, जो बना रहा है कि ये परिस्थिति है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। सो दैट मेड अ पर्सन टेक एक्शन। ठीक है, वर्ब हो गया, यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म की तरह यूज किया गया है, ये सब्जेक्ट है हमारा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसएम्पावर्ड। इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि आपके पास पेपर में तो है, मतलब कागजों में आपके पास में लिखी हुई है कि आपके पास अथॉरिटी है, बट इन रियल अगर प्रैक्टिकल में देखें, तो ग्राउंड रियलिटी देखें, तो आपके पास कोई पावर है ही नहीं उस चीज़ को जो आपको दिया गया है। जैसे कि स्कूल कमिटी एग्जिस्ट ऑन पेपर बट कैन नॉट टेक डिसीजंस विदाउट अप्रूवल इज डिसएम्पावर्ड। समझ में आया कि एक कमेटी बना दी गई है, कमेटी का रोल, कमेटी है, अब इनमें जो भी इसमें मेंबर होंगे वो डिसाइड करेंगे ना कि आगे इसका क्या है, वो कंक्लूजन निकालेंगे, लेकिन उसका अप्रूवल कौन होगा, वहाँ पे हायर अथॉरिटीज के पास में जाएगा। कमेटी ने बोल दिया, अब हायर अथॉरिटीज इसको जो भी करेंगे, तो वो भी एक डिसएम्पावर्ड ही है। मतलब पेपर में उनके पास में पावर है, बट इन रियल, इन प्रैक्टिकल उनके पास कोई भी पावर नहीं है, वो एफिशिएंटली अपना काम नहीं कर पा रहे हैं।
सो डिसएम्पावर्ड बॉडी डज नॉट हैव इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग पावर। तो जो डिसएम्पावर्ड बॉडी है मतलब कागजों में उनके पास पावर है लेकिन उनके पास इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, क्योंकि जो ऑटोमेटिक डिसीजन है वो उनके द्वारा नहीं, वो किसी और के द्वारा ही लिए जा रहा है। ठीक है, सो ये थी हमारी वोकैबुलरी। अब हम क्या करेंगे, हमारा आर्टिकल। सो लेट्स रीड इट। आप चाहें तो क्लास को एक बार पॉज कर लीजिए और खुद से इस वाले पेज को रीड कर लीजिए। तो हम शुरू कर देते हैं। बेंगलुरु अ ग्रिड लॉक्ड सिटी, तो समझ में आ गया होगा बेंगलुरु के कैसा शहर बना हुआ है। ग्रिड लॉक्ड मतलब कि हमने बोला था कि एकदम चीज़ें जाम हो गई हैं ना, और हम इसको वर्ड को जनरली यूज़ करते हैं हैवी ट्रैफिक के लिए। तो जो बेंगलुरु का जो ट्रैफिक प्रॉब्लम है हैज़ लॉन्ग बीन अ सब्जेक्ट ऑफ पब्लिक फ्रस्ट्रेशन विद कम्यूटर्स लूजिंग एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर ऑफ आवर्स ऑन चॉक्ड रोड्स। ये एपोस्ट्रोफी एस बता रहा है का, है ना। सो बेंगलुरु का जो ट्रैफिक प्रॉब्लम है वो क्या है, हैज़ लॉन्ग बीन, एक लंबे समय से एक सब्जेक्ट बना हुआ, एक समस्या बना हुआ है, मतलब एक टॉपिक बना हुआ है लोगों की फ्रस्ट्रेशन का। प्रॉब्लम आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका कैसा है, सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा हैज़ आया है, और यहाँ पे मेन वर्ब जो है ये बीन है, सेंटेंस हमारा एक्टिव में ही है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि हैज़ के बाद हम डायरेक्ट बीन को मेन वर्ब की तरह यूज़ कर देते हैं, और वो एकदम करेक्ट है, हमने पढ़ा हुआ भी है। बी की फॉर्म्स अगर आपको आती हैं तो आप इस चीज़ को अब एकदम कैच कर पा रहे होंगे कि हाँ बीन यहाँ पे मेन वर्ब है और ये सेंटेंस एक्टिव में ही है। तो ये एक टॉपिक बना हुआ है लोगों की फ्रस्ट्रेशन का। जो कम्यूटर्स हैं, कम्यूटर मीन्स जो कम्यूट करते हैं, जो ट्रैवल करते हैं, है ना, तो वो क्या है, वो लूजिंग एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर ऑफ आवर्स ऑन चॉक्ड रोड। चॉक्ड मीन्स एकदम वही ग्रिड लॉक्ड रोड, एकदम जाम सड़क है, रोड है, तो जिसकी वजह से उनके बहुत सारे घंटे तो ट्रैफिक में ही बीत जा रहे हैं। देयरफॉर इसीलिए द लेटेस्ट, जो अभी हाल फिलहाल की जो टॉम रिपोर्ट आई है, उसने क्या रैंक किया है कि जो बेंगलुरु है वो सेकंड मोस्ट कंजेस्टेड सिटी है आपकी वर्ल्ड में। ओके, वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट, हैज़ कम एज नो सरप्राइज। और ये जो रिपोर्ट है जिसने बोला है कि जो बेंगलुरु है वो पूरे वर्ल्ड में सेकंड मोस्ट कंजेस्टेड सिटी है, ये किसी सरप्राइज की तरह नहीं है। अब हम देख लेते हैं द लेटेस्ट टॉम रिपोर्ट जिसने रैंक किया बेंगलुरु को सेकंड मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन द वर्ल्ड। तो ये रिपोर्ट हैज़ कम एज नो सरप्राइज। तो रिपोर्ट ये हमारी सब्जेक्ट हो गई, वर्ब हैज़ और मेन वर्ब के रूप में हमारा कम हो गया। तो आप और हाँ, हम जानते हैं कम अब हैज़ के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो बिल्कुल सही है। कम हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है, केम हमारा सेकंड फॉर्म होता है, और कम अगेन हमारा थर्ड फॉर्म होता है। सो आप ये ना सोचें कि ये कम कैसे आ गया, ये V3 ही है। For a city that positions itself as India's technology and innovation capital, this is a reflection of years of poor mobility planning. For a city, एक ऐसा शहर जो अपने आप को पोजीशन करता है itself, मतलब अपने आप को कैसे पोजीशन करता है कि वो इंडिया की टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कैपिटल है। मतलब जैसे दिल्ली है, दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, वैसे बेंगलुरु कहता है कि जो बेंगलुरु है वो इंडिया की टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कैपिटल है। और ये एक रिफ्लेक्शन है, ये एक मतलब रिफ्लेक्ट कर रहा है कि दर्शा रहा है, ये इनका जो ग्रिड लॉक्ड सिटी है ये किस चीज़ को दर्शा रही है, ईयर्स ऑफ पुअर मोबिलिटी प्लानिंग। मोबिलिटी मतलब आप मूव कर रहे हैं, आप रोड्स पे मूव कर रहे हैं, वो पूरे कंजेस्टेड हो रखे हैं, आप ट्रेवल नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने कीमती घंटे आप ये ट्रैफिक में वेस्ट हो जा रहे हैं। तो ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, सालों से जो आपकी पुअर गलत तरीके से मोबिलिटी प्लानिंग है उसको ढंग से देखा ही नहीं गया है, इस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। कंजेस्शन इन बेंगलुरु is not merely the result of rising population और economic growth। तो ये जो आपका
ग्रिड लॉक्ड हो रहा है, जो इतनी भीड़ हो रही, ये तो इतना मतलब चॉक्ड हो रहे हैं रोड, ये इज़ नॉट मेयरली मीन्स सिर्फ ये इस चीज़ का रिजल्ट नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है या इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है इसलिए ऐसा हो रहा है कि रोड इतने ज़्यादा ब्लॉक हो रहे हैं। इट इज़ द आउटकम, ये किस चीज़ का परिणाम है, मतलब ये आपका जो कंजेशन है ये किस चीज़ का परिणाम है, प्लानिंग चॉइसेस दैट फेल्ड टू अलाइन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विद हाउ द सिटी एक्चुअली फंक्शंस। ये इस वजह से नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है या इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है, ये इसलिए है क्योंकि जो प्लानिंग है, जिस तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए, द प्लानिंग चॉइसेस दैट फेल्ड टू अलाइन मीन्स उस लाइन पे, उस स्टैंडर्ड पे, वो क्राइटेरिया को जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को करना चाहिए था कि किस तरीके से एक्चुअली में सिटी फंक्शन करती है, उस चीज़ में वो क्या हो जा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं, और यही उसका आउटकम है क्या, ग्रिड लॉक्ड सिटी। जो डेटा आया है कर्नाटका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से, वो क्या शो करता है, दैट द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड व्हीकल्स इन बेंगलुरु हैज़ राइजन शार्पली फ्रॉम अबाउट 1 करोड़ इन 2021 to 2021 to nearly 1.23 करोड़ इन अप्रैल 25। तो उस जो मतलब आपके कर्नाटका डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने क्या शो किया है, उनको जो डेटा है उसने क्या शो किया है कि जो व्हीकल्स हैं उसमें इस साल से लेके हमारे अप्रैल 2025 तक में आपके 1.23 हो गए हैं 1 करोड़ से, 23 लाख व्हीकल इंक्रीज हो गए हैं। अब इसमें देखो एक चीज़ है कि डेटा हमारा, हम जनरली हम जानते हैं कि जो डेटम है वो सिंगुलर होता है एंड डेटा इज योर प्लूरल। तो ये आपका सब्जेक्ट है, फ्रॉम तो ये सोर्स बता रहा है, तो सब्जेक्ट ये है, तो इसकी वर्ब हो गई शो। और उसके बाद में हम देखेंगे सेकंड है हमारा द नंबर। तो अगर आप ग्रामर को अच्छे से जानते हैं तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे। एक सेकेंड, इसको थोड़ा हटा दें अभी के लिए। सो द नंबर जो होता है ये एक डेफिनेट बता रहा है, इसीलिए हम इसके साथ में वर्ब सिंगुलर यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आई है। ऑफ कोर्स अब यहाँ पे द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड व्हीकल्स तो प्लूरल फॉर्म में ही आएगा ना। चलो ये आप मुझे बता देना क्या यहाँ पे हम सिंगुलर लगा सकते थे, तो अगर लगा सकते थे तो बता देना, और नहीं लगा सकते तो क्यों नहीं लगा सकते ये भी बता देना, ठीक है। नेक्स्ट पेज रीड करते हैं। Bengaluru's commute backbone remains the Bengaluru Metropolitan Transport Corporation of, अच्छा तो बैंगलोर का जो कम्यूट बैकबोन है, कम्यूट मीन्स ट्रैवल है ना, कम्यूटर कौन होते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं, जो उनका बैकबोन है वो रीढ़ की हड्डी अभी भी वही है, क्या है उनका BMTC, ये ऑपरेट करता है 7067 बसेस, केटरिंग मतलब फुलफिल नहीं, सप्लाई करता है, जिसमें 48 जो उनकी डिमांड है ना, तो 48 लाख पैसेंजर्स एवरीडे, मतलब 48 लाख पैसेंजर्स को वो कम्यूट करता है, ट्रैवल करते हैं यहाँ से वहाँ, उनकी डिमांड को क्या करता है, सप्लाई करता है। द हाइएस्ट राइडरशिप फॉर एनी सिटी रन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, ओके, तो ये हाइएस्ट राइडरशिप है किसी भी सिटी रन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इंडिया के लिए, डिस्पाइट इट्स स्केल, मतलब इतने बड़े स्केल के बावजूद, इतनी सारी बसेस चल रही हैं, इतने सारे लोगों को यहाँ से वहाँ लेके जा रहे हैं, इस स्केल के बावजूद, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, जो BMTC है वो स्ट्रगल करता है विद अ श्रिंकिंग फ्लीट स्ट्रेंथ रिलेटिव टू डिमांड। विद अ श्रिंक होना मतलब सिकुड़ जाना, कपड़े सिकुड़ जाते हैं ना, श्रिंक हो जाते हैं। फ्लीट मतलब हम वही नंबर, तो बसेस की बात कर रहा है। स्ट्रेंथ मतलब जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग में अभी भी बसेस नहीं है, सप्लाई नहीं है। स्लो एवरेज स्पीड्स ड्यू टू मिक्स्ड ट्रैफिक, ऑब्वियसली गाड़ियाँ उनकी जो स्पीड है वो स्लो है क्योंकि ट्रैफिक है। एंड एब्सेंस ऑफ डेडिकेटेड बस प्रायोरिटी लेन्स, एब्सोल्युटली, कि जैसे कि अब दिल्ली में तो कभी कभी एक मतलब एक रूट पे बस आ ही नहीं रही है, 1 घंटे से आप वेट कर रहे हो और उस रूट की बस आ ही नहीं रही है, तो प्रायोरिटी लेन्स पे कैसे कितने टाइम पे बसेस चलेंगी, इन सब चीज़ों की भी क्या है, एब्सेंस है। तो कह रहा है कि इतने बड़े स्केल होने के बावजूद जो BMTC है
वो स्ट्रगल कर रहा है श्रिंकिंग फ्लीट स्ट्रेंथ रिलेटिव टू डिमांड। तो जो डिमांड है लोगों की उसको वो सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न एक ट्रैफिक है और दूसरा वहाँ पे उनका जो वर्क स्ट्रक्चर है कि किस रूट पे कितनी देर में कितनी बसेस जाएंगी, ये चीज़ भी एब्सेंट है। जो प्रेशर है बीएमटीसी के ऊपर में, रिसेंटली प्रॉम्प्टेड फॉर्मर इन्फोसिस सीएफओ टीवी मोहन दास पाई टू सजेस्ट दैट बीएमटीसी शुड बी ओपनड अप टू प्राइवेट पार्टिसिपेशन। ओके, तो ये बीएमटीसी के ऊपर जो प्रेशर है तो रिसेंटली में तो इसने क्या किया, मोटिवेट किया कि जो फॉर्मर इन्फोसिस के आपके सीएफओ हैं मोहम्मद मोहन दास पाई, वो उन्होंने सजेस्ट किया कि जो बीएमटीसी है वो क्या करे, वो प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए भी ओपन अप हो जाए कि प्राइवेट जो कंपनीज हैं वो भी अपनी बसेस या वो भी व्हीकल्स वगैरह अपनी तरफ से इन्वॉल्व करना शुरू कर दें। ओके, क्यों आया ये कि प्रॉम्प्ट किस वजह से हुआ, इस प्रेशर की वजह से। तो इस प्रेशर ने भाई उनको क्या किया, ओके दिस इज द टाइम आई शुड ऑल्सो स्पीक, which drew strong opposition from Transport Minister Ramalinga Reddy, who argued that public transport cannot be run for profit. तो जब इन्होंने ये बोला मोहनदास पाई ने, तो उनको स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन आया, मतलब उनको क्रिटिसाइज किया गया किनके द्वारा, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हैं उनके द्वारा, जिन्होंने क्या बोला कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको हम फायदे के लिए, प्रॉफिट के लिए नहीं चला सकते हैं, वो पब्लिक के, ओके एक सेकंड कैंसिल, वो पब्लिक के लिए है तो उसे हम प्रॉफिट के अकॉर्डिंग अपना नहीं चला सकते हैं। ओके, वेरी गुड। वाइल हालांकि द मिनिस्टर्स डिफेंस ऑफ अ पब्लिक रन बस सिस्टम इज वैलिड, वाइल मतलब ऑल्दो के सेंस में है, यद्यपि जो मिनिस्टर का जो डिफेंस था पब्लिक रन बस सिस्टम के लिए कि हम पब्लिक बसेस को प्रॉफिट के लिए नहीं चला सकते हैं, वो एकदम सही है, लेकिन विदाउट सस्टेन्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बस प्रायोरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ बसेस, द बीएमटीसी कैन नॉट सॉल्व द ट्रैफिक इशू। अब यहाँ पे जो वाइल है ये कॉन्ट्रास्ट बता रहा है कि जो मिनिस्टर ने जो डिफेंस जो उन्होंने बोला कि पब्लिक रन बसेस को हम प्रॉफिट के लिए नहीं रन कर सकते हैं, ये एकदम वैलिड है, लेकिन बिना सस्टेन्ड मतलब लगातार, सस्टेन का मतलब क्या होता है, मैं हमेशा सस्टेन वर्ड मुझे हमारी ज्योग्राफी की याद दिलाता है, हम पढ़ते थे कि हमें सस्टेन्ड डेवलपमेंट की तरफ में होना चाहिए हमारा माइंडसेट, कि हम अपनी प्रेजेंट जो नीड्स हैं उनको भी हम वो भी हमारी हमको मिल पाए, है ना, फुलफिल हो पाए, और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी चीज़ें रहें। तो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि ख़त्म कर दें हम उसको कम्प्लीटली। सस्टेन्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब कॉन्टिन्यूअस है ना, वो इन कैपिटल मीन्स पैसे। तो भाई अब बसेस में आपको या इस पूरे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको क्या करना होगा, लगातार आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी, बस पैरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, नंबर्स ऑफ बसेस में इंक्रीज होना चाहिए, और बीएमटीसी कैन नॉट सॉल्व द ट्रैफिक इशू, और द बीएमटीसी अगर इसको इशू को नहीं सॉल्व करती है तो क्या हुआ, विदाउट, अच्छा मतलब इन सब चीज़ों के बाद अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो बीएमटीसी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती है। ओवरऑल जो फ्रेगमेंटेशन है, फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, है ना, पीस। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या हो जाएगा, जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, फ्रेगमेंट हो गए हैं, सब लोग अपने अपने हिसाब से बिहेव कर रहे हैं। तो मतलब जैसे बसेस हैं, जो आपके व्हीकल्स हैं वो अलग अलग है ना, आपके बसेस हैं, मेट्रो है, रेल है, आपके कैब्स वगैरह हैं, तो ये सब अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं, फ्रेगमेंटेड हैं, टुकड़ों में काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं है। सो द ओवरऑल जो आपका फ्रेगमेंटेशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इन बेंगलुरु इज कंपाउंडेड बाय डिसएम्पावर्ड बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। लाइन को समझें तो ये जो ओवरऑल फ्रेगमेंटेशन है, फ्रेगमेंटेशन मीन्स लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है ये ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में, ये इस कंपाउंडेड, इसको और बढ़ा दिया गया। कंपाउंड होना मतलब चीज़ों का मल्टीप्लाई हो जाना, उनका और बढ़ जाना। अब
कोई चीज़ खराब है, बैड है, तो मतलब उससे वर्स हो जाना, वर्स है तो वर्स्ट हो जाना। और इस चीज़ को कौन खराब कर रहा है? ये जो आपके BMLTA है, इनके पास क्या है? ये डिसएम्पावर्ड है, मतलब इनके पास पेपर में अथॉरिटी है, इन रियल में ये काम नहीं कर पा रहे हैं। जिसे कंसीव का मतलब बेबी को कंसीव किया जाता है ना, बट यहाँ पे कंसीव का मतलब है उसको डिज़ाइन किया गया था, उसको ऐसा बनाया गया था एज एन एपेक्स मीन्स हाईएस्ट बॉडी टू कोऑर्डिनेट ट्रांसपोर्ट प्लानिंग अक्रॉस एजेंसीज। सो आपके BMLTA को किस तरीके से डिज़ाइन किया गया था? एक हाईएस्ट बॉडी के रूप में, कि ये सबसे टॉप नॉच है, ये सबको कोऑर्डिनेट करेंगे ट्रांसपोर्ट प्लानिंग अक्रॉस एजेंसीज। लेकिन जो BMLTA है हैज़ येट टू फंक्शन एज एन इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, लेकिन अभी तक उनका कोई भी इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी की तरह उनको अभी तक काम नहीं किया है। ऐसा प्रतीत होता है दैट विदाउट रेगुलरिटी इंटरवेंशन इन द ब्रॉडर mobility framework, aggregators have become unreliable when demand is the highest। तो कैसा प्रतीत होता है कि विदाउट रेगुलरिटी इंटरवेंशन मीन्स जब आप उसमें स्टेप इन कर रहे हैं, जब तक रेगुलरिटी मतलब जो रूल्स के द्वारा चीज़ों को अगर इंटरवीन नहीं किया जाएगा, तो जो ब्रॉडर मोबिलिटी आपका फ्रेमवर्क है ना, एग्रीगेटर्स का मतलब जैसे आप समझ रहे हैं, जैसे कैब्स वगैरह है, ओला है, ये एग्रीगेटर है। ये क्या करते हैं? इन्होंने सारी कैब्स को, या रैपिडो है, उन्होंने सबको एक जगह पे एग्रीगेट कर दिया है ना। तो ये चीज़ें भी क्या हो जाती हैं? ये अनरिलायबल हो जाती हैं जब डिमांड आपकी ज़्यादा हाईएस्ट होती है। तो ऐसे में क्या है कि हमें रेगुलरिटी इंटरवेंशन की ज़रूरत है। मीन्स सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे प्लानिंग नहीं है सही तरीके से, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है सही तरीके से, जिसकी वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ताकि ये PDF आपको मिल जाए और आप इसे रीड कर सकें। बाय एवरीवन, टेक केयर।